Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel BSc Bio। तो बच्चों, ये हम आपके लिए BSc फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपका यूनिट जो थर्ड का टॉपिक है न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। ये यूनिट थर्ड का नाम है। इसमें से हमने पहला टॉपिक जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसको हम लोगों ने आप लोगों के साथ अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो लेक्चर हम पहले डिस्कस करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए। इस बार इस वाले लेक्चर में बस हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए का देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो एक लेकर आएंगे हम उसमें आरएनए का देखेंगे। इसके पहले बच्चों, आपको ये टॉपिक पढ़ाने से पहले अगर आप इंटरेस्टेड हों तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की क्लास चल रही है उसमें जो पहला इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाइए उसको देखिए, तो आपको ये डीएनए और आरएनए बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं इंटरेस्टेड हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप उसको देख लेंगे तो ये आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है। और हाँ, आपको हम डीएनए का स्ट्रक्चर बताने से पहले पहले हम बेसिक इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे। पहले हम आपको बताएंगे न्यूक्लिक एसिड है क्या। ठीक है। डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड में रखा गया है, तो न्यूक्लिक एसिड है क्या, इसको क्यों न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, क्या इसका क्राइटेरिया है, किस वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक। आपको मैंने न्यूक्लियस पढ़ाया था ना, न्यूक्लियस में आपने देखा था ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये सेल है, ये न्यूक्लियस है सेल के अंदर। ठीक है। उसमें ये ऐसा डीएनए हमने आपको दिखाया था। ठीक है। यही इसका है जेनेटिक मटेरियल, इसी को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्यों बोले, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले एसिड को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई डीएनए का फुल फॉर्म पूछे तो क्या बोलेंगे आप, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एसिड है। तो यही एसिड न्यूक्लियस में पाया गया ना, ये डीएनए है वो न्यूक्लियस में पाया जा रहा है, इसीलिए इस लोग इसको बोल रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एसिड ही न्यूक्लिक एसिड है। ओके। तो डीएनए कहाँ पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में। और कभी कभी आप देखेंगे डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, और आपने तो देखा ये माइटोकॉन्ड्रिया में था, और प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में भी डीएनए पाया जाता है। ओके। देखिए, अब न्यूक्लिक एसिड है क्या, न्यूक्लिक एसिड है हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड। ये क्या है, हाईली कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि ये पॉलीमर है। पॉलीमर है, ये कई सारे मोनोमर यूनिट मिलके इनको बनाई है, इसलिए इनको पॉलीमर बोलते हैं। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल, जितने भी लिविंग सेल इस अर्थ पे है, इस पृथ्वी या धरती पे जितने भी लिविंग सेल हैं उसमें ये न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, या फिर डीएनए के रूप में न्यूक्लिक एसिड होगा, या फिर आरएनए के रूप में। तो संभावनाएं हैं ये डीएनए के रूप में भी हो सकता है या फिर आरएनए के रूप में, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस आप देखेंगे वो डीएनए के रूप में होगा, आरएनए के रूप में कम ही पाया जाएगा। ओके। आरएनए के रूप में ये कम ही पाया जाता है। ठीक। तो न्यूक्लिक एसिड का कैसे है, हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन सब के बने होंगे, इसलिए इसको ऑर्गेनिक कर बोल दिए। न्यूक्लिक एसिड को पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय एफ मिसर। एफ मिसर नामक एक साइंटिस्ट थे, उनको फ्रेडरिक मिसर भी कहते हैं। इन्होंने जो ये पस सेल होती है, पस सेल कहाँ होगी, जैसे आपको कोई चोट लग गई ना, उस पर खून बह रहा है, जैसे आपको घाव है ना, फुंसी वगैरह या फोड़ा हुआ है, खून बहा, उसको आप फुंसी को उसका जो पस निकाल दिए, थोड़ी सॉरी, फुंसी में खून निकल रहा था, जब खून निकलना बंद हो जाएगा तो आप देखेंगे उसके ऊपर एक पीला पीला सा मटेरियल आ जाता है ना। लास्ट में देखेंगे जब खून निकलना बंद हो जाएगा तब पीला पीला रहेगा, हल्का लिक्विड ना, तो इसी को बोलेंगे पस। तो जो फ्रेडरिक मिसर ने पहला न्यूक्लियस खोजा था, उसी ये इन्होंने पस सेल से ही खोजा था। ठीक है। इस पस में सेल होगा, इसी सेल से ही इन्होंने पहला न्यूक्लियस खोजा था, और इसको टर्म क्या दिया, न्यूक्लिन। क्या टर्म दिया बच्चों, न्यूक्लिक। न्यूक्लिक एसिड को सर्वप्रथम इन्होंने एफ मिसर ने पस सेल से खोजा था, इसको इन्होंने क्या टर्म दिया, न्यूक्लिन। लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड इन्होंने फ्रेडरिक मिसर ने खोजा था, ये पस सेल थी, पस सेल यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें जो न्यूक्लिक एसिड था वो क्या था, डीएनए, वो एक्चुअली में डीएनए था। ठीक। नेम न्यूक्लिक एसिड, ये जो न्यूक्लिक एसिड का नेम है
ड्यू टू, क्यों न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है और बीइंग एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक नेचर का होता है और न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब तो हम लोग जान गए न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसिडिक नेचर का है और ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। फ्रेडरिक मिशन ने खोजा था, ये सब हम लोगों ने जान लिया। ओके, अब आइए देखते हैं न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का है। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के हैं, डीएनए और आरएनए। यही दोनों आपको स्ट्रक्चर का, देखिए आपके टॉपिक में क्या दिया है, केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए और आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी है, आरएनए भी है, इसलिए मैं पहले आपको भूमिका बना रही हूँ। डीएनए और आरएनए है क्या, तो ये है न्यूक्लिक एसिड। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म बच्चा बच्चा जानता है, प्रत्येक बच्चा जानता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी का मतलब समझिएगा और राइबो न्यूक्लिक एसिड समझिएगा। देखिए जो राइबो न्यूक्लिक एसिड दोनों कॉमन, देखिए राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड यहाँ तक कॉमन है ना, बस यहाँ पे डीऑक्सी जोड़ गया है। यही डीऑक्सी का क्या डिफरेंस है हम आगे देखेंगे। ठीक, तो न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। अब न्यूक्लिक एसिड हाईली कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और कैसे ये बने हैं ये देखिए। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लिक एसिड का यूनिट है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए या फिर ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके वो डीएनए को बनाए हैं। कैसे बनाए, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए को, तो ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके न्यूक्लिक एसिड को बनाए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब मैली, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड, एंड कंपोज्ड ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड हैं तो इसका मोनोमर जो होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लिक एसिड का, ये देखिए न्यूक्लिक एसिड मान लीजिए हो गए, इसका ये जो यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड, एक ये न्यूक्लियोटाइड है। क्या है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड, ये एक यूनिट ये है न्यूक्लियोटाइड। जैसे देखिए एक मोती की माला है, ठीक, मोती की माला है ना, वो धागे में ऐसे बनाई गई है, उसकी एक एक यूनिट ये ऐसे है ना, एक एक यूनिट है ना, ये धागा है और ये मोती है। मोती को अलग कलर से बना दें, देखिए ये हो गई मोती, तो इसकी यूनिट क्या है, मोती है ना। यही मोनोमर इस माले की, ये माले को मान लीजिए आप पॉलीमर है, पॉलीमर है, इसकी एक एक यूनिट जो मोती है वो हो गई मोनोमर। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे बना है, उसमें 3 केमिकल्स पाए जाएंगे। पहला होगा पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज का मतलब पेंटा, पेंटा मतलब 5 कार्बन वाली शुगर को बोलेंगे पेंटोज शुगर। क्या बोलेंगे बच्चों, 5 कार्बन वाली शुगर को बोला जाएगा पेंटोज शुगर। तो जो डीएनए में शुगर है डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और आरएनए वाली जो शुगर है राइबोस शुगर है। ये 5 कार्बन वाली शुगर है, इसलिए इसको बोला जाता है पेंटोज शुगर। ठीक, और क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस। क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में क्या होगा, एडेनिन होगा, ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, थाइमिन भी हो सकता है, अगर आरएनए है वहां पे यूरेसिल भी होगा। ठीक है, तो पहला है केमिकल पेंटोज शुगर। हो देखा, कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो, कोई भी, चाहे डीएनए का हो चाहे आरएनए का हो, उसमें क्या होगा, एक पेंटोज शुगर होगी, एक नाइट्रोजनस बेस होगा, एक होगा फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है H3PO4। और देखिए जो पेंटोज शुगर है उसका फार्मूला है C5H10O4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ये 4 कहाँ होगा, 5 कहाँ होगा, ये आपको आगे बताया जाएगा। एनी प्रॉब्लम। तो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या रहेगा, पेंटोज शुगर रहेगा, नाइट्रोजनस बेस रहेगा, फास्फोरिक एसिड रहेगा। अच्छा बच्चों, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके आप थोड़ा सा एक कमेंट टाइप कर दिया करिए कि मैम समझ में आ रहा है, तो मुझे देख के भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे पढ़ाने से बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप एक छोटा सा कमेंट टाइप कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये डीएनए कैसे बना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना है। अब एक न्यूक्लियोटाइड का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या क्या हमको मिलेगा, वही आपको बताया गया है। जैसे न्यूक्लियोटाइड है वो डीएनए का भी होगा या फिर आरएनए का होगा। डीएनए या आरएनए है, इसका न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए और आरएनए को हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे। ठीक है, हाइड्रोलाइज करें, हमने बताया
ये डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड है ना, ये देखिए डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना है। जब इसको जैसे मोती को ब्रेक कर देंगे ना, मोती को ब्रेक कर देंगे, एक एक मोती निकल गई, तो एक एक मोती हमारी हो गई न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही डीएनए ऐसे बना है, तो जब इसको वाटर देंगे तो इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जो इसके बीच का बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा, एक एक मोती ऐसे निकल गया, एक एक यूनिट ऐसा निकल गया, इसी को बोल दिए न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड देखिए, न्यूक्लियोटाइड क्या भी हो सकता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड या फिर राइबो न्यूक्लियोटाइड। देखिए डीएनए होगा तो उसको बोलेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, आरएनए होगा तो उसको बोलेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड। और फिर से समझ लीजिए, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, आरएनए को होगा तो राइबो न्यूक्लियोटाइड। एनी कंफ्यूजन? अगर एक बार ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिएगा, 100% गारंटी है समझ में आ जाएगा। ठीक, अब न्यूक्लियोटाइड का फर्दर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये न्यूक्लियोटाइड ब्रेक होगा न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड में। किस में ब्रेक होगा? न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड में। ठीक है, अब न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड क्या हो गया? H3PO4। क्या हो गया? H3PO4। तो बच्चों फास्फोरिक एसिड है H3PO4। और देखिए अब न्यूक्लियोसाइड में देखिए क्या क्या है, न्यूक्लियोसाइड में होगा नाइट्रोजनस बेस और शुगर। शुगर में क्या होगा? डीऑक्सीराइबोस शुगर हो सकता है और पेन या फिर राइबोस शुगर होगा। नाइट्रोजनस बेस में देखिए प्यूरिन होगा, प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन होगा, पिरिमिडिन होगा। तो इसमें साइटोसिन थाइमिन डीएनए में होगा और साइटोसिन यूरेसिल आरएनए में होगा। एक बार फिर से आपको बताते हैं, ये देखिए ये आपका ये पूरा यहाँ पे एक चीज़ गलत है, ये तो इरेज भी नहीं होगा। ठीक है, ये आप इसको क्या करेंगे, इसको बोलेंगे आप न्यूक्लियोसाइड, SIDE। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। ये पेंटोज शुगर और जो नाइट्रोजनस बेस है इनको मिला के न्यूक्लियोसाइड। देखिए यस से यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड लिखिएगा आप लोग, NUCLEOSIDE। जो पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजन बेस है इनको मिला के बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और जब ये तीनों मिल जाएंगे तो बोलेंगे उनको न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड साइड यस 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 से सेकेंड से दो मान लीजिएगा, नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड मिलेंगे, बन जाएंगे। अगर नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड तीनों है तो न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए एक न्यूक्लियोटाइड का हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? शुगर होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा, और ये फास्फोरिक एसिड अलग हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस में देखिए प्यूरिन होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन आपको कंफ्यूजन कर रहा होगा। अभी हम आगे आपको प्यूरिन और पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर दिखाएंगे। एडेनिन क्या है, ग्वानिन क्या है, और साइटोसिन क्या है, थाइमिन क्या है, यूरेसिल क्या है, आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो प्यूरिन में होता है एडेनिन ग्वानिन, याद रखिएगा आप लोग, प्यूरिन में होता है एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडिन में होता है साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल। साइटोसिन थाइमिन ये दोनों नाइट्रोजनस बेस डीएनए में होता है, और जो आरएनए होगा उसमें साइटोसिन और यूरेसिल होता है। थाइमिन की जगह पे यहाँ पे यूरेसिल होता है। ओके बच्चा, तो अगर प्यूरिन है प्यूरिन में होगा एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन है उसमें साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल होगा। ये किस पे डिपेंड करता है? ये नाइट्रोजनस न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? डीएनए है या फिर आरएनए। अच्छा, आपको प्यूरिन और पिरिमिडिन में एक डिफरेंस होगा, जो प्यूरिन होगा ये बेंजीन रिंग के बने होंगे। ठीक है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है प्यूरिन, ये ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए जो प्यूरिन है, प्यूरिन जो डबल मेम्ब्रेनस रिंग वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्यूरिन डबल मेम्ब्रेनस रिंग वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन पिरिमिडिन जो है उसमें सिंगल मेम्ब्रेनस रिंग पाई जाएगी। ओके, क्या कौन सी रिंग होगी? सिंगल मेम्ब्रेनस रिंग पाई जाएगी। यहाँ पे हमने लिखा है डीएनए या फिर आरएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, हमने देख ही लिया ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, फॉर्म बाय न्यूक्लियोटाइड बाय फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो न्यूक्लिक एसिड है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इनके बीच कौन सा बॉन्ड है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बच्चा? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। आपको चारगाप्स रूल बता देते हैं। चारगाप्स रूल क्या है? ये चारगाप्स रूल आपको पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट में। ओके, चारगाप्स रूल क्या है?
इरविन चारगाफ नामक साइंटिस्ट ने 1950 में जो ये डीएनए या आरएनए के डीएनए के लिए इन लोग जन्म दिया। इरविन चारगाफ इन 1950 डिस्कवर्ड द रूल ऑफ बेस कंपोजिशन इन डीएनए। ये डीएनए के लिए इरविन चारगाफ ने खोजा था। ठीक है, इनके अनुसार एडनिन ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है, साइटोसिन थाइमिन प्यूरिन है। तो जो एडनिन का कंसंट्रेशन है वो थाइमिन के बराबर होगा और ग्वानिन का कंसंट्रेशन है वो साइटोसिन के बराबर होगा। इनके अनुसार जो कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू साइटोसिन और कंसंट्रेशन ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन, कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन। तो एडेनिन बराबर होगा थाइमिन और ग्वानिन बराबर होगा साइटोसिन। ठीक है, यू कह लीजिए आप प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन। एडेनिन प्यूरिन है, थाइमिन पिरिमिडिन है, एडेनिन प्यूरिन है, तो प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन। प्यूरिन क्या है, ए प्लस जी बराबर टी प्लस सी, ये प्यूरिन है ना। तो प्यूरिन ये देखिए प्यूरिन हो गया ना, ये प्यूरिन ए जी है और टी सी है। इनके अनुसार अमाउंट ऑफ एडेनिन ADINEN लिख दीजिएगा, एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन और अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। यहाँ पे साइटोसिन लिखिए, यहाँ पे एडेनिन। ओके, आपको आगे हम चारगाफ रूल आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, तो चारगाफ रूल के अनुसार एडेनिन इज इक्वल टू साइटोसिन, सॉरी एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन और ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। देखिए जो एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। अब देखिए न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड में हमने बता दिया, न्यूक्लियोसाइड किसमें कैसे बना होगा, पेंटोज शुगर होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा। तो न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, और इसी में अगर फास्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड देखिए केमिकली कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, साइड मतलब 2, तो क्या होगा इसमें शुगर और नाइट्रोजनस बेस होगा। नाइट्रोजनस बेस लिंक विथ शुगर, जैसे मान लीजिए ये शुगर है ना, इससे नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस हो गया, वो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे, इसको बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक क्यों, क्योंकि ये शुगर है, इसके बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कर रहे हैं, और ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजनस बेस है, इसलिए इसको बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जो नाइट्रोजनस बेस है वो शुगर के साथ किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ के एक न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक शुगर दिखाया गया है, ये शुगर अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, अगर आरएनए वाला शुगर है, राइबोस शुगर है, तो राइबो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। यहाँ पे मैंने डीऑक्सीराइबोस शुगर को लिया है। डीऑक्सीराइबोस शुगर का फार्मूला है C5H10O4, और देखिए जो राइबोस शुगर है उसका फार्मूला C5H10O5। यहाँ पे O5 है, O4 है, यहाँ पे O5 है राइबोज वाले में, यहाँ पे O4 है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। क्या बोलेंगे बच्चा, डीऑक्सीराइबोस शुगर, क्योंकि यहाँ एक ऑक्सीजन की कमी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डीऑक्सीराइबोस शुगर लिया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एच है, ये OH है, एच है, यहाँ एच है, यहीं पे डिफरेंस रहता है राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर में। यहाँ OH है और यहाँ, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अब एक नाइट्रोजनस बेस है, ये एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल डीएनए है, तो यूरेसिल नहीं होगा, थाइमिन तक रहेगा। ये कहाँ जुड़ेंगे नाइट्रोजनस बेस, कार्बन नंबर 1 पे ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जुड़ा दिखाया गया आपको, ये पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 पे जुड़ गया है, और इनके बीच का बॉन्ड क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये हमारा हो गया न्यूक्लियोसाइड। क्या हो गया बच्चा, न्यूक्लियोसाइड। ये पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है, और दोनों के बीच क्या बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, तब ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। चूंकि बिकॉज शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है, सो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। शुगर हमारा क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बन गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ओके बच्चों।
आगे देखिए आप लोग। अब देखिए इस राइबोन्यूक्लियोसाइड में अगर फास्फोरिक एसिड आके जुड़ जाएगा तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे हमने एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हमने बनाया है। देखिए ये शुगर आ गया, ओके, ये शुगर है, और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा ही है, और ये देखिए इनके बीच फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया। ठीक है, हम आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दें ऐसे ही, देखें खाली स्पेस है यहाँ पे, आइए आपको दिखा दें। देखिए एक मान लीजिए ये ऑक्सीजन हो गया, ऐसे ऐसे बनाइएगा, ऐसे बनाइए, ऐसे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे OH हो गया। देखिए जब आप डीऑक्सीराइबोस शुगर बनाइए तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, यहाँ पे CH2 OH OH OH, यहाँ पे H है, ये हो गया पांचवा कार्बन। ठीक है, तो जो सेकंड कार्बन है डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर में यही डिफरेंस है। अगर आप राइबोस शुगर बनाएंगे तो यहाँ भी H रहेगा और यहाँ OH रहेगा, लेकिन जब मैं डीऑक्सीराइबोस शुगर बनाऊंगी तो दोनों जगह H बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ भी H रहेगा, यहाँ भी H रहेगा, और सारा यहाँ भी देखिए H OH H। ठीक है, तो यही हो गया हमारा शुगर हो गया, शुगर हो गया ना। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे जुड़ गया नाइट्रोजनस बेस, और इनके बीच का बॉन्ड क्या हो गया, इनके बीच का बॉन्ड हो गया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब ये शुगर के यहाँ जो पांचवा कार्बन है यहाँ से आके जुड़ जाएगा फास्फोरिक एसिड H3PO4, तब ये बन जाएगा एक न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे देखिए हमने दिखाया है, ये हमने एक शुगर बनाया है, ठीक, यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस को जोड़ा है कार्बन नंबर फर्स्ट पे, और कार्बन नंबर 5 से एक फास्फोरस जोड़ दिया है, ये हमारा बन गया न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे देखिए हमने बनाया है न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे एक शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है, और ये फास्फोरिक एसिड है। ठीक है, तो फास्फोरस किस कार्बन से जुड़ता है, कार्बन नंबर 5 से, और नाइट्रोजनस बेस कहाँ से जुड़ता है, कार्बन नंबर 1 से। ये कार्बन नंबर 1 है ना, कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा, कार्बन नंबर 5 से फास्फोरस जुड़ा, फास्फोरिक एसिड बना। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड मिलके न्यूक्लियोटाइड बना दिया। क्या बना दिया, न्यूक्लियोटाइड बना दिया। अब देखिए अगर ये राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा तो शुगर कौन सी होगी, राइबोस शुगर होगी। कौन सी शुगर होगी, राइबोस शुगर। तो बच्चा राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा तो यहाँ पे शुगर राइबोस होगी। ऐसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड था, वहाँ पे शुगर कौन सी थी, डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो ये देखिए हमने एक राइबोन्यूक्लियोटाइड आपको बना के दिखाया है, ये देखिए शुगर है, ये कौन सी है, राइबोस शुगर। यहाँ पे देखिए हमने हमने OH किया था, जब मैंने डीऑक्सीराइबोस शुगर किया था, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे बस H है। तो डिफरेंस क्या है, कार्बन नंबर 2 पे जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, कार्बन नंबर 2 पे दोनों जगह यहाँ पे H है, लेकिन जो राइबोस शुगर है यहाँ पे कार्बन नंबर यहाँ पे 2 पे दोनों एक जगह H है, एक जगह OH है। तो इसका फार्मूला हो गया C5H10O5, क्योंकि यहाँ पे भी OH है, एक ऑक्सीजन बढ़ गया, उसका फार्मूला था C5H10O4। ठीक, तो देखिए ये शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और यहाँ कार्बन नंबर 5 से ये फास्फोरस जुड़ा है। फास्फोरस किस बॉन्ड से बना है, जुड़ा है फास्फोएस्टर बॉन्ड। यहाँ पे भी देखिए फास्फोरस जुड़ा है, जो ये शुगर और फास्फोरस के बीच का बॉन्ड है उसको बोलेंगे फास्फोएस्टर बॉन्ड। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच का बॉन्ड क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर और फास्फोरस के बीच का बॉन्ड है फास्फोएस्टर बॉन्ड। आशा करते हैं आप नहीं भूलेंगे, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच का बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, शुगर और फास्फोरिक एसिड के बीच का बॉन्ड है फास्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा, फास्फोएस्टर बॉन्ड। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जो आप लोग देखिए। मेन डिफरेंस बिटवीन राइबोस शुगर
और डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या है, हमने बताया आपको। जो डीऑक्सीराइबोस शुगर का डिफरेंस कहाँ है, कार्बन नंबर 2 पे। डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा तो कार्बन नंबर 2 पे दोनों जगह एच होगा। अगर राइबोस शुगर होगा तो यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच होगा। यही मेन डिफरेंस है। इन डीऑक्सीराइबोस शुगर ओ एच ग्रुप absent एज कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पे ओ एच ग्रुप absent है। अब देखिए अगला क्या है हमारा हॉट स्पॉट, नाइट्रोजनस बेस ज्वाइंट विथ शुगर एट कार्बन नंबर 1। हमने दिखाया था ना, जो नाइट्रोजनस बेस है वो शुगर से कार्बन नंबर 1 पे ज्वाइन कर हो रहा था ना। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो शुगर कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, कार्बन नंबर 2 पे, और फास्फोरस कार्बन नंबर 5 पे। इतना बात याद रखिए। देखिए नाइट्रोजनस बेस ज्वाइंट विथ शुगर एट कार्बन नंबर 1 बाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच का बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए फास्फेट ज्वाइंट विथ शुगर एट कार्बन नंबर 5 बाई बॉन्ड कौन सा है, फास्फो एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बच्चा, फास्फो एस्टर बॉन्ड। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस का यहाँ पे मैंने दिखाया है। ये देखिए एक हमने पेंटोस शुगर ले लिया, ये बैकबोन का बैकबोन है। इससे देखिए फास्फोरस जुड़ा है कार्बन नंबर 5 पे C5 पे, और कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा है नाइट्रोजनस बेस। बॉन्ड क्या है, इनके बीच का बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इनके बीच का बॉन्ड फास्फोएस्टर बॉन्ड है। क्या बच्चा, फास्फोएस्टर बॉन्ड। एनी कंफ्यूजन, बॉन्ड बिटवीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड कॉल्ड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखिए इनके बीच का बॉन्ड फास्फोडाइएस्टर होगा, लेकिन शुगर और फास्फोरस के बीच फास्फोईस्टर बॉन्ड। फास्फोईस्टर और डाइईस्टर में कंफ्यूज मत होइएगा। पेंटोस शुगर और फास्फोरिक एसिड के बीच का बॉन्ड फास्फोईस्टर है। मैं जोर दे रही हूँ, आपको भूलेगा नहीं। इनके बीच का बॉन्ड है फास्फोईस्टर। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं उनके बीच का बॉन्ड है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या है बच्चों, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या है, यहाँ पे देखिए फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो आपको समझ में आ गया, जो शुगर है, ये शुगर है ना, मान लीजिए ये शुगर है, शुगर से जो फास्फोरिक एसिड जुड़ा है इनके बीच का बॉन्ड है फास्फोईस्टर। और जो मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, अगला न्यूक्लियोटाइड एस जुड़ेगा ना दोनों, तो उनके बीच का बॉन्ड हो जाएगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके। और देखिए जो मैंने H3PO4 दिखाया है, तो जो तीनों ये फास्फोरस होंगे, ये फास्फोरस के बीच का बॉन्ड होगा फास्फोएनहाइड। देखिए बच्चों, जो फास्फोरस के बीच का बॉन्ड होता है वो होता है फास्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। जैसे हम आप लोग पढ़ते हैं एटीपी एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। तो एडेनोसिन ट्राइफास्फेट एक न्यूक्लियोटाइड ही है ना, न्यूक्लियोटाइड है। तो इसमें 3 है फास्फोरस ना, ट्राइफास्फेट 3 फास्फोरस है। तो 3 फास्फोरस, ये फास्फोरस के बीच का जो बॉन्ड होगा, फास्फोरस को जोड़ने वाला बॉन्ड होगा, वो फास्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड होगा। बॉन्ड में कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच का बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके। शुगर और फास्फोरिक एसिड के बीच का बॉन्ड है फास्फोएस्टर बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का बॉन्ड है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और फास्फोरस के बीच का बॉन्ड है फास्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। ओके। यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियोटाइड, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगी कैसे बनती है वो दिखाया गया है। ठीक, यहाँ पे देखिए एक ये शुगर है, ये इसका नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, तो इसके 3 प्राइम एंड से एक न्यूक्लियोटाइड के, ये जो तीसरा वाला कार्बन है उसके से जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड है 5वें कार्बन के बीच में ये फास्फोईस्टर बॉन्ड बनता है। फास्फोईस्टर बॉन्ड कहाँ बनता है, जो एक न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन है, उनके बीच में ये फास्फोईस्टर बॉन्ड बनता है। ये देखिए इनका हो गया फास्फोईस्टर बॉन्ड। ये हो गया एक डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या है, डाई न्यूक्लियोटाइड। एक चीज़ और बच्चा देखिए, अच्छा इसका 5 कार्बन, 5वां नंबर वाला कार्बन फ्री है, इसका तीसरा नंबर वाला कार्बन फ्री है ना। इसलिए जब हम लोग डीएनए बनाते हैं तो डीएनए आपको पता होगा डबल हेलिक्स के रूप में होता है। इसीलिए इसको हम एक 5 प्राइम एंड होता है, एक 3 प्राइम एंड होता है, एक एंटी पैरेलल होता है। ये 5 प्राइम एंड हो जाएगा, ये 3 प्राइम हो जाएगा। तो 5 प्राइम एंड का करने का मतलब इसका 5 नंबर वाला जो कार्बन का एंड है वो फ्री है, और इस साइड का 3 नंबर वाला एंड फ्री है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ से और कोई शुगर जुड़ना होता तो यहाँ पे इसका 3 प्राइम से एक नई शुगर आके यहाँ से
फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेती। यहाँ पे मान लीजिए इसका नाइट्रोजनस बेस है, फिर ऐसे इसके 3 प्राइम एंड से इसका 5 प्राइम और इसका 3 प्राइम हो गया और इसका 5 प्राइम होगा, फिर आगे वाले का भी इसका आप देखिए मिट गया ना, वहाँ का मिट जाता है। ऐसे एक आगे ये जुड़ जाएगी तो इसका 5 प्राइम वाला रहेगा, उसका 3 प्राइम वाला रहेगा, फिर इसका 3 प्राइम वाला रहेगा, नेक्स्ट का 5 प्राइम वाला रहेगा, ऐसे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, पेंटोस शुगर क्या है, फास्फोरिक एसिड क्या है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है, फास्फोएनाइड्राइड बॉन्ड क्या है, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, फास्फोईस्टर बॉन्ड क्या है, इससे समझ में आया? न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, समझ में आया ना? अगर आपको कोई समस्या हो रही है प्लीज़ वीडियो को फिर से देखिएगा। अगर ये सब जो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ ये वीडियो फिर से देखिए। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए। अब हम लोग देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए। आइए देखते हैं। डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, वो किसके होंगे? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे, ORR पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये कैसे बने होंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। इट इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, हेंस कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंसिस्ट ऑफ, हमने बताया था न्यूक्लियोटाइड कैसे बना होता है, फास्फोरिक एसिड एक होगा, एक फास्फोरिक एसिड होगा, एक पेंटोस शुगर होगा, एक नाइट्रोजनस बेस होगा। हमने दिखाया था ना पीछे आपको, ये देखिए न्यूक्लियोटाइड हमने दिखाया था ना, ये न्यूक्लियोटाइड है ना, यहाँ पे गलत हमने बताया था, गलत हो गया है। पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड, ये तीनों चीज से बना है। ओके, और देखिए फास्फोरिक एसिड अटैच विथ पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर से जो ये फास्फोरिक एसिड अटैच था, पेंटोस शुगर से ये फास्फोरिक एसिड जो अटैच था वो किस बॉन्ड से अटैच था? फास्फो, कौन सा बॉन्ड था? बहुत आगे चले गए थे भूल के। ठीक है, तो ये क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड बना होगा एक फास्फोरिक एसिड का होगा, एक पेंटोस शुगर होगा, एक नाइट्रोजनस बेस होगा। डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, हमने बताया डीएनए कैसा है, डबल हेलिकल। लेकिन आरएनए क्या है? सिंगल हेलिक्स का बना होता। आरएनए बस ऐसे ही सिंगल हेलिक्स का बना होगा, लेकिन डीएनए क्या होगा? डबल हेलिक्स का बना होगा। किसका बना होगा बच्चा? डबल हेलिक्स का डीएनए बना होगा। ठीक है, एक हेलिक्स इसका 5 प्राइम होगा, दूसरा तो फिर इसका 3 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा, ये 5 प्राइम होगा। ठीक है, और डबल हेलिक्स का मतलब क्या है? कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होगा। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल का मतलब एक का 5 प्राइम एंड, अगर देखिए एंटी पैरेलल का मतलब देखिए यही है, तो इसका 5 प्राइम है तो इसका 3 प्राइम है, इसका यहाँ 5 प्राइम रहेगा तो इसका 3 प्राइम रहेगा। ठीक है, 4 नाइट्रोजन बेस फाउंड इन डीएनए, डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस पाया जाएगा, 2 प्यूरिन का, 2 पिरिमिडिन का। प्यूरिन में क्या होगा? एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन में क्या होगा? साइटोसिन एंड थाइमिन। क्या होगा? ये होगा पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में क्या है? एडेनिन और गुआनिन। देखिए 4 नाइट्रोजन बेस फाउंड इन डीएनए, प्यूरिन, एडेनिन और गुआनिन एंड पिरिमिडिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। प्यूरिन ऑलवेज अटैच विथ पिरिमिडिन, जो प्यूरिन है ऑलवेज पिरिमिडिन से अटैच होता है, किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। एडेनिन ऑलवेज अटैच विथ थाइमिन, एडेनिन किससे अटैच होता है? थाइमिन के द्वारा। किसके किसके साथ? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो एडेनिन क्या है? प्यूरिन है, और थाइमिन क्या है? पिरिमिडिन है। तो प्यूरिन पिरिमिडिन से मतलब बना है, किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो प्यूरिन जो कि एडेनिन उसका है, वो पिरिमिडिन किसके साथ जुड़ेगा? थाइमिन के साथ, बाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन के बीच का बॉन्ड कितना है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। कितना है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। आप लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मत बोलिएगा, बोलिएगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है,
और जो ये साइटोसिन है, साइटोसिन ऑलवेज बाइंड विथ ग्वानिन, किससे? ग्वानिन से। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का। अगर यही आरएनए के केस होता तो साइटोसिन किससे बाइंड करता है? यूरेसिल के साथ। किसके साथ? यूरेसिल के साथ। तो जो एडेनिन है ये थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ, और साइटोसिन है ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है। ये है प्यूरिन, ये है पिरिमिडिन। ओके, अब देखिए आगे देखिए, फास्फोरिक एसिड। जो फास्फोरिक एसिड था ये हमारी मान लीजिए शुगर है, ये शुगर है ना। फास्फोरिक एसिड इसी 5वें कार्बन से जुड़ी थी ना, यही अगर मान लीजिए इसका सी है तो इसी से फास्फोरिक जुड़ा था ना। तो किस बॉन्ड से जुड़ा था? फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बच्चों? फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। वाइल जो नाइट्रोजनस बेस था वो किससे जुड़ा था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। डबल हेलिक्स इज, जो डीएनए का डबल हेलिक्स है वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। क्वाइल्ड स्ट्रक्चर एक दूसरे से, जो डीएनए है ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों भी क्वाइल होगी। ठीक है, जब मैं टाइप्स ऑफ डीएनए बताऊंगी तो आपको बताऊंगी डीएनए लेफ्ट हैंडेड है या फिर राइट हैंडेड है। तो लेकिन जो जनरली है डीएनए वो राइट हैंडेड होता है, बस एक डीएनए है जो कि लेफ्ट हैंडेड होता है। तो जो डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए है वो कैसे क्वाइल्ड होते हैं? एक दूसरे से राइट हैंड में क्वाइल्ड होते हैं, जस्ट लाइक कार्ड, रस्सी की तरह। जैसे रस्सी देखिए, 2 रस्सियां एक ही में ऐसे उलझ के बनती है ना, वैसे ही ऐसे हमारा डीएनए है। और जो दोनों हेलिक्स है कम्प्लीमेंट्री है और एंटी पैरेलल है। कम्प्लीमेंट्री का मतलब जानते हैं? यहाँ पे मान लीजिए बेस ए टी जी सी है ना, तो जो अगला हेलिक्स है उसका ए का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा? ए का टी होगा, टी का ए, जी का सी और इसका जी। ऐसे कम्प्लीमेंट्री होगा, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री बेस होगा। आइए आप लोग देखिए, आप केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो डीएनए कैसे बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? पेंटोज शुगर होगा, फास्फोरिक एसिड होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा। पहले देखते हैं हम लोग पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर में इसमें क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, जिसका फार्मूला है C5H10O4। और राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में डिफरेंस क्या है? कार्बन नंबर 2 पे। जो कार्बन नंबर 2 पे है, यहाँ देखिए दोनों जगह क्या है? यहाँ दोनों जगह एच है। अब अगर राइबोस शुगर रहता तो वहाँ पे ओ एच रहता, यहाँ पे ओ एच रहता। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के साथ ये शुगर हम एक बार बना दे रहे हैं आप लोगों के साथ। देखिए ये ऑक्सीजन हो गया, ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एच, यहाँ ओ एच, यहाँ एच, यहाँ एच, फिर यहाँ एच, फिर यहाँ ओ एच, यहाँ एच, यहाँ ओ एच। यहाँ पे क्या होगा? CH2OH। यही हो गया आपका डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये फिगर बनाया गया है, आप लोग देख लीजिए। ठीक, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। यहाँ से यहीं आके नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से फास्फोरस जुड़ेगा। ठीक है, ये शुगर हो गई। अब फास्फोरिक एसिड है, ये है H3PO4। ये एक फास्फोरस हो गया, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, फिर OH, फिर OH, फिर OH। तो H3PO4 में देखिए 3 हाइड्रोजन है कि नहीं? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन है कि नहीं? तो H3PO4 हो गया। ओके बच्चा, हमने शुगर देख लिया और क्या देखा हमने? फास्फोरिक एसिड देखा। अब हम लोग देखते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन में क्या है? एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन में क्या है? साइटोसिन, थाइमिन है। तो देखिए आप लोग प्यूरिन में देखिए, प्यूरिन में पहले आप एडेनिन और ग्वानिन देख लीजिए। ठीक है, एडेनिन देखिए यही है आपका, यही आपका एडेनिन है। हमने बताया प्यूरिन डबल मेम्ब्रेनस रिंग होगा, 2 मेम्ब्रेन वाला रिंग होगा। ठीक है, इसमें 2 रिंग होगी। प्यूरिन में 2 रिंग होगा, पिरीमिडिन में सिंगल रिंग होगा। इसमें देखिए 2 रिंग बना है। ये देखिए पहला रिंग देखिए ये है, ये देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है कि नहीं? देख लीजिए आप लोग, यही है एडेनिन। क्या है हमारा? एडेनिन। आप लोग ये स्ट्रक्चर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बनाने का नहीं आता है। ठीक है, बस देख लीजिए आप लोग। ये है आपका ग्वानिन। ओके, ये है एडेनिन और ये है ग्वानिन। डिफरेंस आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए NH2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है। यही तो डिफरेंस है, और कुछ तो डिफरेंस नहीं दिख रहा है। और यहाँ देखिए यहाँ पे H है, यहाँ पे NH2 है, और तो सब सेम है। ठीक, यहाँ पे NH2 आप इसका यहाँ पे दिख रहा है और इसका H यहाँ पे। ठीक, हमने यहाँ पे लिख दिया है नोट
प्यूरिन इज डबल रिंग स्ट्रक्चर वाइल पिरिमिडिन इज सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन आपने देख लिया डीएनए का, एडेनिन और ग्वानिन। अब देखिए पिरिमिडिन, पिरिमिडिन में देखिए साइटोसिन और थाइमिन है। साइटोसिन थाइमिन देखिए सिंगल रिंग है कि नहीं, देखिए सिंगल रिंग है कि नहीं, देखिए ये देखिए सिंगल रिंग। ओके, अब देखिए हमने आपको एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए का दिखाया है, ठीक। देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, देखिए एक न्यूक्लियोटाइड जो हमने आपको जैसे है, दिखा दें आपको, ऐसे अलग से दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए ये एक शुगर है ना, यहाँ पे ये हो गया नाइट्रोजनस बेस ए करके, और यहाँ पे फास्फेट हो गया, ठीक है। फिर अगला यहाँ जुड़ेगा ना, यहाँ जुड़ेगा अगला, फिर इसके जो थर्ड कार्बन से अगला जुड़ेगा। तो हमने बताया डीएनए एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो एक इसका 5 प्राइम एंड होगा, इसका 3 प्राइम एंड होगा, इसका 3 प्राइम एंड होगा, तो इसका 5 प्राइम होगा। एक दूसरे के एंटी पैरेलल मतलब एक अगर 5 प्राइम जा रहा है तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाएगा। ओके, यही हो गया एंटी पैरेलल। तो देखिए ये नाइट्रोजनस एक इनका, देखिए ये देखिए एक हो गया शुगर है, शुगर के देखिए ये 5वां कार्बन है, 5वां कार्बन फ्री है इसका, इसीलिए इसको बोल दिए 5 प्राइम। 5 प्राइम पे 5वां कार्बन इनका जो था CH2OH वाला वो फ्री है। ये देखिए एक शुगर है, इससे यहाँ कार्बन नंबर ए पे एडेनिन जुड़ा है, ठीक है, एडेनिन जुड़ा है। और अगला ये फास्फेट इसके कार्बन नंबर 3 पे जुड़ा है, और इसके कार्बन नंबर 5 है। देखिए ये सब है ना, ये देखिए ये सब है। ओके, लास्ट वाले का कार्बन नंबर ये 3 वाला, ये 3 वाला कार्बन यहाँ फ्री है। तो इसका देखिए यहाँ पे एडेनिन है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, थाइमिन। तो थाइमिन आके जुड़ेगा, इनके भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर थाइमिन है तो यहाँ पे एडेनिन जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पे। यहाँ साइटोसिन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन जुड़ जाएगा। यहाँ ग्वानिन है तो साइटोसिन जुड़ जाएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। देखिए अगला ये 5 प्राइम था, तो इसी का अपोजिट जा रहा है। देखिए पहले यहाँ 3 प्राइम से स्टार्ट है, 3 प्राइम वाला इसका एंड फ्री है। देखिए उल्टा जा रहा है कि नहीं, ये देखिए ये शुगर देखिए उल्टा जा रहा है कि नहीं, यही एंटी पैरेलल। तो ओवरऑल हमने डीएनए का स्ट्रक्चर समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे चारगाप्स रूल अगेन और केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। ओके बच्चा, तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपको समझ में आ गया, केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए। हमको तो लग रहा है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो को फिर से देखिएगा। और हाँ, जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है आपका BSc थर्ड सेमेस्टर का, वहाँ अगर आप देख लेते हैं तो आपको सब चीज़ अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।